Hi everyone, I'm little late for updating the immunology part 2. So आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के इम्यूनोलॉजी पार्ट 2 में पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज पढ़ाई करने वाले हैं HIV, एड्स, कैंसर, ड्रग्स, इन सब के बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, सो वी हैव टू डू इट ऑल अलोंग, आज ही करना है। और ये जो तुम्हें PDF मिलने वाली है, ये अभी के लिए इसी PDF के साथ जो मिक्स किया हुआ PDF है वही मिलेगा तुम लोग को, ठीक है। सो आई एम अपडेटिंग द PDF, आई एम अपडेटिंग एवरी टाइम द PDF, एवरी टाइम यू आर गेटिंग द लेक्चर आई एम अपडेटिंग द PDF. So the final time I will be updating the PDF is tomorrow, when I will be uploading the last lecture of immunology. So that will be the last lecture where we will learn about the common disease. Common disease के बारे में पढ़ना बाकी है, बाकी सब कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, सिर्फ यही बाकी रह गया है। आज HIV कैंसर कर लेंगे तो सबसे बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही अपलोड हो जाएगा मेरा जो बायोलॉजी ईज़ है, मेरा ईज़ तब भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ईज़ उसके बाद अपलोड हो जाएगा, तुम लोग का नोट्स भी डिटेल में अपलोड हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज हम लोग जो पहला चीज़ पढ़ने वाले हैं वो क्या है। पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म लिख लें, चलो लिख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, इम्यूनो बताया गया है, डेफिशिएंसी बताया गया है, यानी कि इम्यून डिफिशिएंसी की बात हो रही है। यहाँ पे जो भी डिजीज़ है, जो भी रेस्पेक्टिव डिजीज़ है, तो वो टोटली बेस्ड है इम्यून डेफिशिएंसी के ऊपर। अच्छा, सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम को तो बहुत लोग पूछते हैं, सिंड्रोम क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिम्टम एंड अ सिंड्रोम। सो सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। कभी कभी ये चीज़ तुम लोगों को बेसिक से पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखना, ठीक है। सॉरी, माई थ्रोट इज़ नॉट वेल टुडे, सो ओके लेट्स स्टार्ट। तो एज होता किससे है? HIV वायरस से, ठीक है, HIV वायरस से। आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है कि HIV वायरस को क्या बोलते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं, ठीक है। HIV वायरस से होता है। ये क्या होती है? एक टाइप का रेट्रो वायरस होता है, रेट्रो वायरस। इट्स अ टाइप ऑफ रेट्रो वायरस। रेट्रो का मतलब क्या है? रिवर्स। TR का मतलब है ट्रांसक्रिप्टेज। अब अच्छे से याद करो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड हमने कहाँ पे पढ़ा था? हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। हाँ किया था ना, MBI किया था हम लोगों ने। तो MBI में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये एक टाइप का एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो RNA टू DNA करता है, यानी कि उल्टा करता है, उल्टा। ये हमने ऑलरेडी MBI में पढ़ के रखा है, ठीक है। वो RNA से DNA करता है, मतलब कि उल्टा कर देता है, ठीक है। ओके, हो गया। अच्छा, फर्स्ट केस कब आया था? जब ये हो रहा था तब इसका फर्स्ट केस कब आया था? फर्स्ट केस आया था US में जून प्रोबेबली 1981, जून प्रोबेबली 1981। तो और HIV कब आया था? HIV की डिस्कवरी कब हुई? एड्स की डिस्कवरी तो US में हुई जून 1981 में। HIV की डिस्कवरी की किसने? पहली बात तो HIV का डिस्कवरी किया ल्यूक मॉन्टैग्नियर। प्लीज़ प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, पर स्पेलिंग प्लीज़ याद रखना, ठीक है। वहाँ पे जाके पता चला कि मेरे को प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग में कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए मैं 4 मार्क्स छोड़ के आ गया, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, तो इसको याद रखना है। HIV 2 तरह के होते हैं। HIV क्या होता है? HIV होता है 2 तरह का, एक होता है HIV 1, एक होता है HIV 2 ना। जो HIV 1 है ना, ये बहुत कॉमन है, कॉमनली यही होता है सबको। ये बहुत रेयर है। क्यों रेयर है? क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, सिर्फ साउथ अफ्रीका में, मात्र साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इंडिया में कब आया था फर्स्ट केस? ये तो बहुत बड़ी क्वेश्चन है, ये तो आ ही सकती है ना कि इंडिया में ये जो एड्स का फर्स्ट केस था वो कब पाया गया था? जनरली पाया गया था चेन्नई में। फर्स्ट केस चेन्नई में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में इंडिया में फर्स्ट केस पाया गया था। जनरली बहुत लोग एड्स को पता है क्या बोलते थे? इसको बहुत लोग बोलते थे गे सिंड्रोम बोलते थे, सोचते थे कि होमोसेक्सुअल्स को सिर्फ ये होता है, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। होमोसेक्सुअल्स को नहीं होता है, हर एक एक्वायर्ड मैन एंड वुमेन को हो सकता है।
तो ऐसी कोई भी स्टीरियोटिपिकल नेचर नहीं थी कि सिर्फ होमोसेक्सुअल्स को होता है, ठीक है। बाद में पता चला ये सबको हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है, ये कभी भी हो सकता है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देख लें कि हम लोग का जो HIV वायरस है वो कैसा दिखता है। चलो देख लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी हाउ द HIV वायरस लुक्स। वी आर गोइंग टू सी हाउ द HIV वायरस लुक्स। माय गॉड, सर्दियाँ बहुत लगी हुई है। HIV वायरस कैसा दिखता है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। चलो एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे बना देते हैं एकदम, हाँ। और एक सर्कल बनाते हैं, चलो। बन गया सर्कल। दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक नहीं बना क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ इधर उधर हो गया, फिर भी चलो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, बना दो, जैसे मैं बनाते चल रही हूँ वैसा बनाते जाओ, जैसे मैं बनाते चल रही हूँ वैसा बनाते जाओ। बोला ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं हुआ, देखो कॉन्सेंट्रिक तो हुआ ही नहीं। ठीक है, बना लिया हम लोगों ने, ओके। तो अभी इसकी नेमिंग करने का वक्त है, ठीक है। येलो से करते हो, तुम लोग को ईजी होगा देखने में, ठीक है। तो ये जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो जहाँ पे दिख रहा है ये वाला पार्ट है GP120, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये स्टैंड डंडी, ये है GP41, ठीक है। तो याद कैसे रखना है मैम, जब भी हम लोग ज़ीरो देखेंगे तो हमें याद रखना है वो GP120 होगा। यहाँ पे डंडी क्या है, 1 जैसा दिख रहा है, मेरा ये जो ज़ीरो है ना ये ज़ीरो के साथ दिखता है तो ये 120 हो जाएगा, और मेरा ये जो डंडी है ना वो किसके साथ, 41, 1 है तो 41 याद आ जाएगा, है ना, तो ये डंडी हो जाएगा। ओके ओके मैम, क्लियर। अच्छा, ये कौन सी चीज़ है, ये जो ब्लू कलर की अपर कवरिंग है जो यहाँ पे हुई है, ये क्या है, ये होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। ओके ओके। अच्छा, इसके अंदर कुछ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस का जन्म होता है, जिसमें से हम इसको बोलते हैं P17 जो मैट्रिक्स है, P17 मैट्रिक्स है। फिर इसके अंदर भी एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, P24, जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। ये NCERT में नहीं है, हाँ मैं पहले बता रही हूँ, ये NCERT में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा करा रही हूँ, एक्स्ट्रा करा रही हूँ मैं। ये क्या है, ये जो मैंने बीच में दिया है इसको क्या कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कहते हैं इसको। 2 कॉपीज़ होते हैं इसका, क्या होता है, 2 कॉपीज़ होता है, इसके 2 कॉपीज़ होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ इसके 2 कॉपीज़ होता है। अच्छा, आप थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से सेम इंक से लिख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमें 3 टाइप्स के एंजाइम मिलेंगे। एक तो है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मिलेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मिलेगा, और एक मिलेगा तुम्हारा प्रोटीएज मिलेगा, प्रोटीएज याद भी नहीं आ रहा है, और दूसरा वाला क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा इंटीग्रेज, क्या क्या मिलेगा, इंटीग्रेज। तो ये जो भी दिख रहा है ना, ये तीनों क्या है, एंजाइम्स है, ये तीनों क्या है, ये और ये तीनों क्या है, एंजाइम्स है, ठीक है। एकदम मस्त बना है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वाली चीज़ शायद तुमको बाद में देखने को ना भी मिल सकती है, ठीक है। इसका जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। डन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि वायरस घुसता कैसे मेरे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जब घुसता है किसी एक तरह से तो घुसेगा ना। सो मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है HIV में, ये जानना इम्पोर्टेंट है। तो पहले कहाँ से घुसता है, घुसता है जो मेन घुसता है ना, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैक्रोफाज, ये होता है एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट। मैक्रोफाज क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है।
ठीक है। मैक्रोफाज मेरा एंट्री पॉइंट है। ओ उप्स, सीधा हो जाओ। मैक्रोफाज मेरा एंट्री पॉइंट है। ओके, माय गॉड, बहुत गला खराब है आज मेरा। चलो एक मैक्रोफाज की ड्राइंग करते हैं। सोचो ये मेरे पास एक मैक्रोफाज है, इसके नीचे लिख देती हूँ मैक्रोफाज। यहाँ पे देखो हम लोग क्या क्या बनाएंगे अभी। सोचो ये मेरे पास ऐसे है, ऐसे बनाएंगे। फूल नहीं बना रहे बेटा, कोई ये नहीं सोचेगा कि हम फूल बना रहे हैं, हम किसी को फूल नहीं बनाते, ठीक है। CD4+ इधर रिसेप्टर है, वो एक टाइप का रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये एक टाइप का रिसेप्टर होता है, ये मेरा ब्लड पॉइंट है। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो वाइट कलर का चीज़ें दिख रहा है ये मेरा है GP120, दिखा ना वहाँ पे GP120, वही GP120 है यहाँ पे। तो पूरा मैकेनिज्म एक बार चेक मार ले कि क्या होता है। देखो ये मेरा HIV है, ये क्या करता है, RNA टू DNA जाता है। क्या करता है, RNA है, वहाँ से क्या करता है, DNA जाता है, ठीक है। RNA टू DNA गया, वहाँ से क्या किया, वहाँ से इसकी पूरी क्या हो गई, सेंट्रीफ्यूजन हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एक वायरल RNA आ गया। क्या आया, वायरल RNA आ गया, ठीक है। उस वायरल RNA से मुझे क्या क्या मिला, मुझे कुछ बेबी HIVs मिले। क्या मिला, बेबी HIV। अब ये बेबी HIV क्या करेगा, ये बाहर तो आएगा। ये जो बेबी HIVs है जो यहाँ पे ऐसे है, ये क्या करेगा, ये मेरे T हेल्पर सेल को ना डैमेज करेगा। क्या करेगा, T हेल्पर सेल को डैमेज करेगा। और ये इम्यून सिस्टम का बैकबोन है। क्या है, क्या है, बैकबोन ऑफ इम्यून सिस्टम, बैकबोन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो HIV इतना चालाक है कि वो बैकबोन ऑफ इम्यून सिस्टम यानी कि T हेल्पर सेल को इफेक्ट करता है, यानी कि वो T सेल को इफेक्ट करता है। T सेल को इफेक्ट करना मतलब क्या है, मेरी इम्यून के साथ छेड़ना, ठीक है। T सेल को इफेक्ट करता है, यानी कि जो बैकबोन ऑफ इम्यून सिस्टम होता है, अगर वो बैकबोन पे जाके इफेक्ट करे तो मेरा T हेल्पर सेल क्या होता है, मर जाता है। अब अगर वो मर गया तो मेरी बॉडी को इम्यून प्रोटेक्शन कौन देगा, कोई नहीं देगा। यानी कि अगर मेरे T सेल हेल्पर सेल को मरने के बाद मुझे कोई भी टाइप का वायरल डिजीज़ होता है, उससे मेरी डेथ हो जाएगी। अगर एक सिंपल कॉमन कोल्ड भी होता है, उससे मेरी डेथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरा जो T हेल्पर सेल है, जो मेरी इतनी दिनों से इम्यून सिस्टम को तैयार कर रहा है, वो तो खुद मर चुका है। अगर वो खुद मर चुका है तो मेरी इम्यून सिस्टम को कोई बचा नहीं रहा है। इनेट इम्यूनिटी के पास इतना शक्ति नहीं है कि वो मेरा इम्यून सिस्टम बचाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, मेरा T हेल्पर सेल मरने के बाद मेरे अंदर का जो भी इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी मर जाता है। पर क्या होता है, यहाँ पे मैक्रोफेज ख़त्म होता है, नहीं ख़त्म होता है। मैक्रोफेज नहीं मरता है, मैक्रोफेज नहीं मरता है, इसीलिए HIV का इतने दिनों से कोई भी टाइप का ट्रीटमेंट आविष्कार नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, आविष्कार ही नहीं हुआ है, सॉरी, विल नॉट डाई। मैक्रोफेज नहीं मरेगा, ये नहीं मरेगा, ठीक है, ये नहीं मरेगा। इससे होता क्या है, इससे होता है कि अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, यानी कि TH मेरा क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है ना, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्या, ख़त्म ही हो जाता है बोलते हैं। लेस देन 2 mm³ ऑफ ब्लड, मतलब समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा घट रहा है। ये क्वेश्चन आया था एक बार, कहाँ से पता है क्वेश्चन आया था, सर यहाँ से, ये एक बार PYQ में आया था। कब, 2016 में। नीट की बात कर रही हूँ मैं, नीट की बात कर रही हूँ, बोर्ड्स की नहीं, नीट की बात कर रही हूँ। सोचो ये क्वेश्चन PYQ में आ गया था, ठीक है, क्या, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो आई होप तुम लोग को मैकेनिज्म समझ में आ गया कि घुसता कैसे है, करता क्या है, और उसके लिए क्या हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम ये समझ चुके हो, ओके, गुड गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स देखेंगे। क्या देखेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, ओके।
ट्रांसमिशन ऑफ एड्स देखेंगे अभी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली क्या होता है, वाइट से लिख देते हैं। देखो, एक तो होता है कि मेरा STD होता है। STD में क्या होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए हो जाता है। एड्स कहाँ से होता है, STD से कि एड्स होता है ना, हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था कि नहीं, ये हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था ना कि STD से होता है मेरा सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से। यस, याद आया, श्योरली याद आया। ब्लड कॉन्टामिनेशन की वजह से होता है, यानी कि जो उन लोगों का ब्लड चेंज होता है बार बार, तो उन लोगों की वजह से होता है। इन्फेक्टेड नीडल, कभी कभी ऐसा होता है कि एक नीडल से 50 जन को इंजेक्शन लगाया जा रहा है, या तो उसी टैटू वाले नीडल से किसी और का टैटू किया जा रहा है। ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं होती है। क्या होती है, ये अच्छी बात नहीं होती है। ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इससे क्या होता है पता है, एड्स इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकता है। नो मैटर तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुमने कोई भी टाइप का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तक नहीं रखा है, उसके बाद भी तुम्हें एड्स हो जाएगा। इन्फेक्टेड नीडल इज़ द रॉन्ग थिंग। तो याद रहे कि जब तुम टैटू करने जाओ या हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे जाके तुम्हें ऐसे अगर सिंड्रोम दिखे, अगर तुम्हें एक पोर्शन पे भी ये लगे कि जो वो लोग निडल लगा रहे हैं वो सही निडल नहीं है, इन्फेक्टेड निडल में से है, उनको निडल चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करना है। क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है कि नहीं भाई, मैं निडल चेंज करे बिना काम नहीं करूँगी, ठीक है, काम नहीं करूँगी मैं, ओके। फिर क्या होता है, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। अगर कोई माँ इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे को प्लासेंटा के थ्रू वो चला जा सकता है, ठीक है। कभी कभी पता है क्या होता है, एड्स में लैग टाइम बोल के एक चीज़ होता है। इस लैग टाइम में पता है क्या होता है, एड्स जो है ना वो रह जाता है बॉडी पे, पर वो इफेक्ट नहीं करता, तुम्हारी इम्यून को हार्म तक नहीं करता, वो सिर्फ ग्रो करता है। क्या करता है, ग्रो करता है। तुम्हारा जो एड्स HIV वायरस है ना, वो तुम्हारी बॉडी में ग्रो करता है, वो कुछ इफेक्ट नहीं करता तुम्हारी बॉडी को, ना ही वो तुम्हें किसी टाइप का नुकसान पहुंचाता है, ना चोट पहुंचाता है, वो बस ग्रो करता है। और एक टाइम के बाद वो क्या करता है, ग्रो हो जाने के बाद वो तुम्हारे इम्यून को पूरी क्रश कर देगा। इम्यून को क्रश करके वो तुम्हें मार डालेगा। सिंपल है कि तो वो तुम्हारी इम्यून को क्रश करेगा, फिर तुम्हें मार डालेगा। ओके, समझ चुका। और एक चीज़ जो लिखना था वो है, ये ओनली कैसे होता है, ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। हैंड चेक करने से नहीं होगा, हैंड चेक करने से, हग करने से नहीं होता है, बॉडी फ्लूइड के थ्रू होता है। या तो इंसेमिनेशन से हो जाता है, या तो ब्लड कॉन्टामिनेशन से हो जाता है, या तो नीडल एक्सचेंज की वजह से हो जाता है, इन सब की वजह से हो सकता है। यानी तो हैंड चेक करो या हग करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, इस चीज़ को ना वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं, ठीक है, इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं, ओके। रिस्क क्या रहता है, कुछ तो रिस्क रहेगा ना। अब रिस्क की बात करते हैं। रिस्क यानी कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। दिस इज़ हाईली रिस्की फॉर दिस काइंड ऑफ डिजीजेस, ठीक है। फिर ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स के केस में भी नीडल्स एक्सचेंज होते हैं। अब किसी को अगर HIV है तो उसको समझ तो नहीं आ रहा है ना, किसी और को भी HIV डिलीवर हो जाएगा, है ना। फिर क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिन लोगों को हेमोफीलिया है या किसी भी टाइप की ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उनको चेक कर लेना चाहिए कि जो ब्लड उन्हें मिलने जा रहा है वो ब्लड अच्छा ब्लड है या नहीं, इट्स प्योर ब्लड और नॉट, इट्स नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और वायरस। या तो चाइल्ड ऑफ HIV मदर, अगर किसी माँ को HIV है तो उसके चाइल्ड को भी बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। तो कोई तो उपाय होगा ना डायग्नोसिस करने का। हाँ, डायग्नोसिस करने का उपाय तो है। एड्स को डायग्नोसिस करने का सबसे अच्छा उपाय है एलाइजा। इसका मैं फुल फॉर्म ना बाद में बता देती हूँ, ठीक है। एलाइजा दो पूछता नहीं है, पर फिर भी कन्फर्मेटरी होने के लिए भी एक टेस्ट होता है, ठीक है। कन्फर्मेटरी होने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग वेस्टर्न प्लॉटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न प्लॉटिंग। कन्फर्मेटरी के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग वेस्टर्न प्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली ज़रूरी है, ठीक है। और अगर ट्रीटमेंट की बात करूँ, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है,
कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, यही तो डिसएडवांटेज है। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बेटा, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता इसके लिए। तो यानी एक इंसान को थोड़ी सी टाइम के लिए बचा रखने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करके हम क्या करते हैं? इट मेक्स द पर्सन लिव अ लिटिल लॉन्ग, थोड़ी सी जीने की क्षमता उसको मिलती है। हालांकि उसे कल जाके मरना ही है, उसको कल जाके मरना ही है, ठीक है, ही हैज़ टू डाई, बट फिर भी थोड़ी सी जीने की क्षमता उसमें आ जाती है, उसके अंदर थोड़ी सी क्षमता आती है कि वो अपने आप को अच्छा रख सके, जी सके, ठीक है, थोड़ी सी क्षमता उसके अंदर आती है। ओके, प्रिवेंशन यहाँ पे लिख दूँ, जगह होगा? नहीं होगा। चलो प्रिवेंशन नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन, तो अगर इसको प्रिवेंट करना है तो क्या क्या करना है? इसको प्रिवेंट करना है तो क्या क्या करना है? प्रिवेंशन में पहला ही आता है मेरा नाको। नाको मतलब है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको हम लोग नाको कहते हैं। सिंबल पता है कैसा होता है? ऐसा सिंबल होता है, ऐसा सिंबल होता है, बड़ी मोटी सी सिंबल होती है, ये सिंबल है, इससे तुम पहचान पाओगे ये नाको है, ठीक है, नाको। फिर क्या होता है पता है? एनजीओज खुले होते हैं इस काम के लिए। फिर होता है मेरा नारी होता है, यानी कि नेशनल एड्स रिसर्च। कभी कभी यहाँ पे भी बहुत लोग प्रिकॉशन या प्रिवेंशन के लिए जाते हैं, इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये एक होता है। और दूसरा होता है अच्छा वर्ल्ड एड्स डे कभी कभी नीट क्वेश्चन दे देता है ऐसे टाइप का, तो इसको प्लीज़ याद रखना। हाँ, इसको प्लीज़ याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे कब है, बताओ अब कब है, तो ये जानना ज़रूरी है। इसीलिए क्या करना? वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर याद रखना है, ठीक है, याद रखना है उसको। ओके, तो हम लोगों का क्या हुआ? एड्स ख़त्म हो गया। वाओ, देखो हम लोग का एड्स ख़त्म हो गया। देखो एड्स हमने स्टार्ट किया था, एड्स हमारा ख़त्म हो चुका है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। एक बार खुद के लिए ताली बजा दो। Should I waste this page or I should go to the next page for cancer? Should I waste this page or should I go to the next page? I don't think that you will mind if I am writing on this page. कैंसर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, कैंसर स्टार्ट करने वाले हैं। कैंसर पहली बात तो क्या होता है? अबनॉर्मल ग्रोथ होता है। किसका अबनॉर्मल ग्रोथ होता है? अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशंस ऑफ सेल। ये जो भी हो रहा है ना, सेल का हो रहा है, यानी कि कैंसर में क्या होता है? तुम्हारे सेल का अबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, एक अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तुम्हारे सेल्स का। क्या होता है? अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तुम्हारे सेल्स का, जो कि बहुत गंदा है, काफ़ी गंदा है। क्योंकि अगर ये सेल्स क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन बढ़ता गया तो क्या होगा? वो में एक मास ऑफ सेल बन जाएगा। सोचो ऐसे सेल्स बढ़ रहा है, एक दिन गुच्छा हो जाएगा, पता है? एक दिन गुच्छा होके ये एक चीज़ में तब्दील हो जाएगा, जिसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। इसी चीज़ को हम लोग ट्यूमर कहते हैं। और अगर ये ट्यूमर बन गया तो ट्यूमर मतलब क्या होता है पता है? या तो तुम्हें उस ट्यूमर को न्यूप्लाज्म बोलते हैं। ट्यूमर को पता है क्या करेगा? या तो तुम ट्यूमर को काट के हटाओ, और अगर ट्यूमर काटा नहीं जा सकता इसका मतलब तुम्हारा डेथ कंपलसरी है। लाइक काट के हटा दिया तो अच्छी बात है, ट्यूमर नहीं फैला तो अच्छी बात है, अगर ट्यूमर फैल गया तो बहुत बुरी बात है, वो अच्छा नहीं होता है। तो होता क्या है? देखो जनरली क्या होता है, ये सब सोचो, मेरे पास बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पे, ये सब सोचो छोटा सेल्स है मेरे पास, ठीक है। अब फिर से देखो, ये सेल्स को ही मैं दिखा रही हूँ, सोचो मेरे पास सेल्स है और ये मेरे पास छोटा सेल्स है। यहाँ पे देखो एक सेल उसके साथ मतलब नोन है, ठीक है, नोन है, वो सेल नोन है, तो वो सेल डिवीज़न हो गया, वो सेल डिवीज़न हो रहा था, ठीक है।
इस मोमेंट के क्या करेगा, सेल ना जाके स्टॉप कर जाएगा। सेल देखेगा कि मेरे पास से सेल डिवीजन करते करते दूसरा सेल आ ही गया है, तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट, क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। वहीं पे कैंसरस सेल क्या होता है, कैंसरस सेल क्या होता है, कैंसरस सेल वो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, उनके अंदर कोई भी टाइप का कॉन्टैक्ट इनहिबिशन चलता ही नहीं। इसीलिए क्या होता है, मास गुच्छा बन जाता है सेल का, क्या होता है, गुच्छा बन जाता है। ठीक है, समझ आया, गुच्छा बन जाता है। ओके, अब ट्यूमर देखो, ट्यूमर कैसा होता है, ट्यूमर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेनिन, एक होता है मैलिग्नेंट। बेनिन और मैलिग्नेंट होता है। इसमें देखो क्या होता है, ये बेनिन जो होता है ना, बेनिन में क्या होता है, मेरा जो ट्यूमर है एक ही जगह पे बैठा रहेगा, वो फैलेगा नहीं। ठीक है, फैलता नहीं है। ठीक है, मेरा जो बेनिन है उसमें मेरा ट्यूमर एक ही जगह में है, रेस्पेक्टिव प्लेस, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वो। ठीक है, वो किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लोकलाइज्ड, अरे यार पेन क्यों नहीं काम कर रहा है, पेन काम कर जाए, हाँ, लोकलाइज्ड एट वन प्लेस, एक ही प्लेस पे लोकलाइज्ड है। ठीक है, फैलता नहीं है, डू नॉट स्प्रेड नहीं करता। इसके लिए क्या होता है ना, यहाँ पे लिटिल डैमेज होता है, लिटिल डैमेज, थोड़ा बहुत डैमेज होता है, पर पेशेंट बच जाता है। ऑलमोस्ट बाकी केसेस में पेशेंट बच जाता है। होता क्या है, मैलिग्नेंट क्यों डेंजरस होता है, इसमें प्रोलिफरेशन होता है, यानी कि सिर्फ वो ग्रो ही नहीं कर रहा है, वो उधर 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 जिधर मन कर रहा है उधर जा रहा है, यानी कि वो फैल रहा है। स्टार्ट हुआ सोचो इंटेस्टाइन से पहुंच गया मेरे ब्रेन तक, ऐसा कैंसर फैल गया। यानी कि प्रोलिफरेशन, सेल्स ग्रो रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है ये सेल्स। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है, यानी कि इन्वेड अदर ऑर्गन्स, वो अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोर डैमेज। मोर नहीं लिख के ह्यूज डैमेज लिखना अच्छा होता है। मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर देती हूँ, ये चीज़ याद रखना, किसके पास कितनी डैमेज होती है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, जो डॉक्टर्स कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, उनको पता है हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव के लिए गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, बोन्स के लिए ऑस्टियोलॉजिस्ट बोलते हैं, वैसे डॉक्टर्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट या ऐसे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना किन किन को ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है। ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताना किन किन को बनना है। कॉज क्या होता है, जनरली कैंसर का कॉज क्या होता है, कैंसर का एक कोई तो कॉज होता है ना, कॉज ऑफ कैंसर कोई तो कॉज होता होगा कैंसर का। सबको कैसे हो सकता है कैंसर, इतनी जल्दी तो किसी को कैंसर नहीं हो जाता ना। तो वो तो क्या होता है, कार्सिनोजन होता है। कॉज ऑफ कैंसर इज कार्सिनोजन। अब कार्सिनोजन एक थोड़ी है, मार्केट में एक कार्सिनोजन होता तो अच्छा ही होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। पर कार्सिनोजन क्या है पता है, एक नहीं है। क्या है, एक नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ क्योंकि मुझे कार्सिनोजन की पूरी क्लासिफिकेशन यहाँ पे करनी है। ठीक है, ओके। कार्सिनोजन 3 टाइप का होता है, एक होता है बायोलॉजिकल एजेंट, एक होता है केमिकल एजेंट, दूसरा वाला होता है फिजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में लिख लेते हैं क्या क्या होता है, ऑनियोजेनिक वायरस। ठीक है, ये क्या करता है, सेल्यूलर ऑनियोजेनिस करता है। क्या करता है, सेल्यूलर ऑनियोजेनिस करता है। प्रोटोनेजियस। ठीक है,
फिर केमिकल टेस्ट में क्या क्या आता है, टोबैको स्मोक, तंबाकू आता है, ठीक है, टोबैको स्मोक, विनाइल क्लोराइड। मुझे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, बट आई होप यू आर लिसनिंग मी एंड यू आर मेकिंग द नोट्स। प्लीज़ लिसन टू मी एंड मेक द नोट्स। देखो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देख के अगर समझ नहीं आए तो उसके लिए तुम्हें सुनना भी तो ज़रूरी है ना। निकोटीन, प्राइम सस्पेक्ट निकोटीन, मस्टर्ड गैस, ठीक है। और क्या होता है, कैफीन। हो गया। फिजिकल एजेंट्स में क्या क्या है, फिजिकल एजेंट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग जो होते हैं उनमें होता है एक्सरे और गामा रे, ठीक है। और जो नॉन आयनाइजिंग होते हैं उनमें क्या होता है, यूवी रेज। समझ में आया? पूरा स्लाइड समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, या तो कॉपी कर लेना बाद में जाके, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा तुम लोगों को। ओके, अब एक बात बताती हूँ, देखो यहाँ पे जो जीन्स हैं, जीन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोटोनियो जीन्स, एक होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तो एक नॉर्मल बॉडी में क्या होता है पता है, एक नॉर्मल बॉडीज़ में मेरा जो प्रोटोनिशियस जीन्स है, मतलब प्रोटोनियो जीन्स जो है वो ऑफ रहता है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ऑन रहता है, ताकि कोई ट्यूमर हो तो उसको काट सके, ठीक है। पर जब कैंसर हो जाता है तब ये क्या होता है, ऑन हो जाता है, ये क्या होता है, ऑफ हो जाता है। अगर ये सिंड्रोम दिख गया इसका मतलब कैंसर है, तुमको क्या है, कैंसर है तुमको, ठीक है। डायग्नोसिस भी तो होगा ना मैम? हाँ, क्यों नहीं। अगर एड्स का डायग्नोसिस है तो कैंसर का तो है ही। एक होता है कि हम लोग किसी एक पोर्शन के सेल्स को लेंगे और उसका बायोप्सी करेंगे, ठीक है। टिश्यू सैंपल जो होता है, सोचो मेरे ब्रेस्ट का टिश्यू सैंपल दिया गया, उसको टिश्यू सैंपल को क्या किया गया, स्टेन किया गया, उसको क्या किया गया, माइक्रोस्कोप में डाला गया, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, उसको हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं। देख लो मैं पढ़ाते भूल जा रही हूँ, मेरी अवस्था बहुत गंभीर है। फिर क्या होता है, ल्यूकीमिया होता है। क्या होता है, ल्यूकीमिया में क्या होता है, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट होता है। क्या होता है, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, यानी कि मेरे बोन मैरो के अंदर अगर कोई कैंसर है तो वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, सीटी स्कैन, ये तो तुम लोग जानते हो। एमआरआई स्कैन, ये भी तुम लोग जानते हो। ये मैग्नेटिक होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, ये मैग्नेटिक होता है, ओके, ये भी तुम लोग जानते हो, ठीक है। और फिर क्या होता है, कैंसर स्पेसिफिक एंटीबॉडी, तो ये क्या होता है, ये होते हैं डायग्नोसिस करने के स्टाइल्स होते हैं। क्या होता है, डायग्नोसिस करने का स्टाइल होता है ये, ओके। अच्छा, ट्रीटमेंट यहाँ पे कर दूँ क्या, कर देती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ना, जूम करके तुम लोगों को दिख जाएगा, आई होप से प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं उतना तो स्पेस रखूँगी तुम लोगों के लिए। बराबर। ट्रीटमेंट में तो बहुत कुछ होता है। तो ट्रीटमेंट पहला है सर्जरी, या तो सर्जरी करके पूरे ट्यूमर को ही हटा दो, ठीक है। फिर क्या होता है, रेडियोथेरेपी होता है। रेडियोथेरेपी का मतलब क्या है, रेडियोथेरेपी का सिंपल मतलब है मेरा जो ट्यूमर सेल्स है उसको डैमेज करना, यानी कि ट्यूमर सेल्स डैमेज, इतना ज़्यादा रेडिएशन देगा कि ट्यूमर सेल्स मेरा क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। फिर क्या होता है, केमोथेरेपी होता है। केमोथेरेपी में क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हेयर लॉस होता है, वो भी रेडिएशन ही है, हेयर लॉस होता है, फिर एनीमिया हो जाता है, ठीक है, वो भी एक टाइप का, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स होता है, ये साइड इफ़ेक्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट्स, पर है तो रेडिएशन वाला काम ही है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर होता है इम्यूनोथेरेपी, यानी कि जब इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट हो जाएगा ट्यूमर सेल्स खुद ब खुद क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बायोलॉजिकल मॉडिफायर कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉडिफायर। इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट जब भी स्टार्ट हो जाएगा, ट्यूमर सेल्स खुद ब खुद मरने लगेंगे। क्या होगा, मरने लगेंगे। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जगह इसीलिए लिख रही हूँ, कैंसर दो तरह के होता है, या तो वो होता है कार्सिनोमा, या तो वो कार्सिनोमा होता है, या तो वो सार्कोमा होता है। क्या होता है, सार्कोमा होता है। कार्सिनोमा मतलब कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और अगर सार्कोनोमा की बात करें, सार्कोनोमा कहाँ से आता है, मेसोडर्म से आता है। सो कॉज इन मेसोडर्म टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा पूरा का पूरा कैंसर और एड्स ख़त्म हो गया, ठीक है। कैंसर और एड्स ख़त्म हो गया मेरा। तो बचता कौन सा पार्ट है, सब बचता है हमारा ड्रग, अल्कोहल एंड स्मोकिंग वाला पार्ट। कौन सा पार्ट बचता है, ड्रग, अल्कोहल एंड स्मोकिंग वाला पार्ट। तो चलो वो वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये एक यूनिट है, ठीक है। चलो एक बाय एक बात करेंगे हम लोग। पहले ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं पहले। तो ड्रग्स को हम लोग, दिस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक होता है ओपियोइड्स। क्या होता है, ओपियोइड्स, ठीक है। दूसरा वाला क्या होते हैं, कार्बामिनॉइड्स। कभी कभी मैं थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेती हूँ एनसीईआरटी से। और फिर है कोकाइल अल्कोहल। तो ये मेरे 3 तरह के हैं। अब इनके टाइप्स के बाद क्या लिखना है, इनके एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। इसके एग्जाम्पल पे है मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, अरे क्या कर रही है, ब्राउन शुगर, ठीक है। मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हैस्किजिन होता है, एक्चुअली जिन नहीं होता, सॉरी आई एम रॉन्ग, इसके नाम मुझे को याद नहीं रहते। फिर क्या होता है, चरस होता है, चरस। यू ऑल हैव हर्ड दिस नेम समवेयर इन एनी काइंड ऑफ फिल्म्स और इवन एनी काइंड ऑफ लोकेलिटी। मैरिजुआना, ये सब क्या है, ये सब कार्बामिनॉइड्स है, ठीक है। और प्रोसेस के अंदर क्या आता है, कोकेन, सिर्फ कोकेन ही आता है, ठीक है, सिर्फ कोकेन आता है, ठीक है। ओपियोइड्स में देखो क्या होता है, ओपियोइड्स में देखो क्या होता है। ओपियोइड्स पहले नहीं, डिफरेंट ढंग से लिख दो वरना समझ नहीं आएगा। ओपियोइड्स का मतलब क्या होता है, ओपियोइड्स क्या करता है, उसमें एक CNS तो रहता ही है, प्लस GI ट्रैक्ट में इसके रिसेप्टर्स रहते हैं। यानी कि काम कहाँ से शुरू करता है, CNS से शुरू करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शुरू करता है, या तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से शुरू करता है, ठीक है। ये दोनों पार्ट से वो काम शुरू करता है, ओके। तो उसके बाद हम लोग पहला वाला एग्जाम्पल लिखेंगे, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का क्या काम है स्पेशली, देखो हम लोग मॉर्फिन के बारे में जो जानते हैं वो है कि मॉर्फिन पाया जाता है लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का मतलब किसी को पता है, वेस्ट बंगाल को बहुत अच्छे से पता होगा। वेस्ट बंगाल में पॉपी को हम लोग पोस्तो बोलते हैं। इवन इट्स अ वेरी गुड फूड मटेरियल एंड अ वेरी टेस्टी रेसिपी। आई थिंक दैट एवरी स्टेट हैड वंस ट्राइड पॉपी प्लांट, है ना। पॉपी प्लांट तो सबने खाया होगा। वहाँ पे कहाँ पे रहता है, पापाया सोमनीफेरम, पापाया सोमनीफेरम, ठीक है। और ये एक तरह का सेडेटिव है, ठीक है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेडेटिव, ऑल्सो पेन किलर। सेडेटिव, पेन किलर दोनों ही यूज़ करता है, पर कब यूज़ होता है, इट्स यूज आफ्टर पोस्ट सर्जरीज, ओके। यहाँ तक तो हो गया। ये जो पार्ट है मॉर्फिन, दिस वॉज अ PYQ इन 2018 इन नीट एग्जाम, यू अंडरस्टैंड। सो मॉर्फिन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मॉर्फिन वी हैव टू लर्न क्विकली एंड प्रॉपरली।
ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बहुत फेमस है, शायद नाम भी सुना होगा, हीरोइन। ये कटरीना कैफ बनी हुई है हीरोइन, वो हीरोइन की बात नहीं चल रही है। ये कहाँ से फॉर्म होता है? दिस इज़ फॉर्म्ड बाय डाईएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। यानी कि मॉर्फिन का जो स्ट्रक्चर है उसका डाईएसिटाइलेशन कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? हेरोइन मिल जाता है। ये भी PYQ था 2019 का, 2019 का PYQ था। मतलब समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में कितना सारा PYQ सिर्फ इम्यूनोलॉजी से आता है, ठीक है। ओके, यहाँ ये क्या होता है? वाइट होता है, ओडरलेस होता है। कभी कभी सीरियल्स या तो किसी मूवीज़ में तुमने देखा होगा, ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, है ना, बेचे जा रहे हैं ड्रग्स। क्रिस्टलाइन होते हैं, इसीलिए कभी कभी नमक के साथ कंफ्यूज होता है। तो वो जो चेक करते हैं, द पीपल हु चेक इट, वो लोग क्या करते हैं, वो उसको ना थोड़ा सा चख के देखते हैं कि वो बिटर टेस्ट है या सॉल्टी टेस्ट है। कभी कभी वो लोग चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको इनटेक करने का सिस्टम कैसा है? इनटेक तो या तो तुम इंजेक्शन लगा के कर सकते हो, या तो तुम स्नॉटिंग कर सकते हो, यानी तुम उसको सूंघ सकते हो, ठीक है। ये इनटेक ऐसे किया जाता है। इनटेक का कंडीशन ये है, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जनरली क्या होता है? डिप्रेसेंट। यानी कि डिप्रेशन का मतलब क्या है? मतलब कि वो बॉडी फंक्शन को स्लो करता है। बॉडी फंक्शन बिकम्स वेरी स्लो, ठीक है। बॉडी फंक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ओके, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोगों ने ये दोनों एग्जाम्पल्स देख लो। ब्राउन शुगर वैसा ही एक ड्रग्स होता है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर इट्स अब्यूज एज स्पोर्ट्सिंग पर्सन। डोपिंग के केस में तो यूज़ होता ही है। नेचुरली मिलता कहाँ पे है? तो नेचुरली फाउंड इन इनफ्लोरेसेंस, एक सेकेंड, इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटिवा। ठीक है। इट इज़ नेचुरली फाउंड इन द इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटिवा। इसको हेम प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेम प्लांट कहा जाता है इसको। जनरली ये इसमें क्या क्या मिलता है हम लोगों को? जनरली इसके डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि फ्लावर टॉप होता है एक पार्ट उसका, ठीक है। एक होता है उसका लीव्स, एक होता है रेजिन। तो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मारिजुआना। ओके, देन hashish, चरस, गांजा। तो डिफरेंट थिंग्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट प्लेसेस, ओके। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट से मुझे मिलेगा। और ये सब कुछ जो तुम्हें दिख रहा है, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ स्टिम्युलेंट है। क्या है? स्टिम्युलेंट है। एवरीथिंग यू आर सीइंग हियर इज स्टिम्युलेंट, ठीक है। तो इसका जो इन्हेलेशन प्रोसेस होता है ना, इसका इन्हेलेशन प्रोसेस क्या होता है? या तो तुम इनहेल करो या तो तुम ओरल इंजेक्शन करो। क्या करो? या तो तुम इनहेल कर लो उसको, या तो तुम उसका ओरल इंजेक्शन कर लो, ठीक है। रिसेप्टर ब्रेन। और सिस्टम क्या है? कार्डियोवैस्कुलर। ओके, ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया। तो हम लोग अब देखेंगे कोका एल्कलॉइड्स। क्या देखेंगे? कोका एल्कलॉइड्स, ठीक है। यानी कि कोकेन देखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग मेनली क्या देखेंगे? कोका प्लांट जो होता है वो एरिथ्रोक्सिलिन कोका होता है, ठीक है। यानी कि वो इंटरफ्यूज़ करता है डोपामिन। वो हमारी बॉडी में डोपामिन इफेक्ट को
ट्रिगर करता है, ठीक है, डोपामिन के इफेक्ट को वो ट्रिगर कर देता है। और ये ना डोपामिन इफेक्ट जब हमारी बॉडी में ट्रिगर हो जाता है तब हम अचानक से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। मतलब सोचो ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, पर उस मोमेंट पे जब तुम्हारा डोपामिन ट्रिगर हो जाएगा तुम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, तुम खुद को एक राजा मानोगे, एम्पायर वाली फीलिंग आएगी, समझे? ऐसी फीलिंग आती है। पर ऐसी फीलिंग कब अच्छी लगती है, तुम खुद बताओ, ऐसी फीलिंग कब अच्छी लगती है? जब हम लोग सच में कुछ करते हैं। तो फेक फीलिंग को पाने के लिए डोपामिन आता है, ठीक है, इस फेक फीलिंग को पाने के लिए डोपामिन रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में। और डोपामिन का मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, हैप्पी हो, वही डोपामिन की साइंस है, ठीक है। तो इसको इनटेक कैसे किया जाता है? इसको बस स्नॉटिंग से इसको इनटेक किया जाता है, ठीक है। इनटेक इज़ ऑलवेज स्नॉटिंग, सॉरी, इनटेक हमेशा स्नॉटिंग होगा, ठीक है, इनटेक हमेशा स्नॉटिंग होगा। स्टिमुलेंट क्या क्या है? स्टिमुलेंट क्या क्या है? एक तो मेरा है CNS, उसके बाद वहाँ पे यूरोफोबिया है, ठीक है। और अगर हाई डोज हो गया तो, अगर हाई डोज हो गया तो मुझे हेलुसिनेशन आएगा। हेलुसिनेशन में पता है कैसा होगा कि दीवार तुमसे बात कर रहा है, ऐसे हेलुसिनेशंस आते हैं, ठीक है। दीवार तुमसे बात कर रहा है या तुम खिड़की से बात कर रहे हो, इन्हें हेलुसिनेशन कहता है। मतलब जो हो नहीं सकता, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, या तो तुम किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो जो डेड है, जो मर गया था कुछ साल पहले, तो जो हो नहीं सकता, हेलुसिनेशन शोज यू द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग्स, ओके, शोज यू द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग्स। तो हेलुसिनेशन एक तो होता है कि कोका एल्कोलॉइड से होता है, कोका एल्कोलॉइड्स से होता है, ठीक है। एक होता है दतुरा से, किसे दतुरा से होता है, और दूसरा वाला होता है एस्ट्रोपा बेलाडोना से। किससे होता है? एस्ट्रोपा बेलाडोना, एस्ट्रोपा बेलाडोना। और ये दोनों PYQ था, ये दोनों PYQ था। आई थिंक AIMPT में था कुछ 2016 या 14 ऐसा कुछ था, ठीक है। इतना पता है कि ये PYQ था, ठीक है, PYQ था ये दोनों, ओके। हमारे पास और क्या बचा? हमारे पास बचा डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन वाला यहाँ पे दिख देते हैं। डिप्रेशन और स्मोकिंग बच गया हमारे पास, वो भी यहीं पे ही हो जाएगा, ओके। चलो, डिप्रेशन, एंड इंसोम्निया, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंसान रहते हैं जिन लोगों को डिप्रेशन होती है या उनको नींद नहीं आती है सही से। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट, कुछ तो ट्रीटमेंट होगा ना, ऑब्वियसली ट्रीटमेंट तो होना ही है। तो एक तो होता है कि उसको बार्बिचुरेट्स दिया जाए, बार्बिचुरेट्स, या तो क्या किया जाए? एम्फेटामाइंस दिया जाए। क्या? एम्फेटामाइंस दिया जाए, ठीक है। एम्फेटामाइंस था क्या? एम्फेटामाइंस, सॉरी, आई एम वेरी बैड एट स्पेलिंग्स। एम्फेटामाइंस दिया जाता है, या तो कभी कभी LSD दिया जाता है। क्या दिया जाता है? LSD दिया जाता है। ये भी हैलुसिनेशन क्रिएट करता है। क्या करता है? हैलुसिनेशन क्रिएट करता है, ओके, हैलुसिनेशन को क्रिएट कर सकता है। ये जो एम्फेटामाइंस दिख रहा है, ये डोपिंग में हेल्प करता है। किसमें? डोपिंग में हेल्प करता है। ओह सॉरी, एक चीज़ तो मैंने बताई नहीं, कोका एल्कोलॉइड डोपिंग के लिए यूज़ होता है। डोपिंग मतलब स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करते हैं इसको बिफोर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि ये क्या करता है, मसल्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है। तो इसीलिए एम्फेटामाइंस या तो कोका एल्कोहॉल या जो कोकेन होता है वो डोपिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन उसको यूज़ करते हैं अपने मसल्स को एक्टिव रखने के लिए, ठीक है। तो ये LSD के बारे में हम लोग को पता चल गया, ओके, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये PYQ में आया था 2014 में ये PYQ में आ चुका था, ठीक है। अब स्मोकिंग के बारे में देखते हैं। स्मोकिंग हमारा लास्ट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना ये स्मोकिंग वाला पार्ट, ठीक है। ये स्मोकिंग वाला पार्ट बहुत ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है पता है? जो टोबैको होता है, वो टोबैको को या तो हम लोग स्मोक करते हैं, या तो हम लोग टोबैको को स्मोक करते हैं, या तो हम लोग टोबैको को
च्यू करते हैं, यानी कि तंबाकू जिसको बोलते हैं, या तो उसको स्निफ करते हैं। क्या करते हैं? स्निफ करते हैं। ओके, तीनों प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। टोबैको किसका काम में आता है? निकोटिन, ठीक है, निकोटिन के काम में आता है मेनली। तो ये क्या करता है? ये स्टिम्युलेट करता है, स्टिम्युलेट लाइक एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जैसा क्या करता है? स्टिम्युलेट करता है, यानी कि ये क्या करता है? एड्रेनलिन को हमेशा प्रेशर में रखता है। क्या करता है? एड्रेनलिन ग्लैंड में दो टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। एक मेरा एड्रेनलिन खूब रिलीज हो रहा है, एक मेरा नॉन एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है? मेरे शरीर का एड्रेनलिन ग्लैंड को ये प्रेशर दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो मेरा एड्रेनलिन तैयार हो रहा है। एड्रेनलिन जब मेरा हमेशा तैयार हो रहा है, इसका मतलब मेरी बॉडी में इमरजेंसी में है। ये एड्रेनलिन कब रिलीज होता है? व्हेन द बॉडी इज इन इमरजेंसी। बॉडी इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको, बॉडी इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है, बॉडी इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। तो क्या होता है? जब हम लोग टोबैको को इंटेक कर रहे हैं, निकोटिन जा रहा है, स्टिम्युलेंट एसिटाइल कोलिन जैसा कर रहा है, एड्रेनल ग्लैंड में एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, यानी कि हम हमेशा जब भी इनहेल कर रहे हैं स्मोकिंग को या स्मोकिंग गैस को, हम अपने बॉडी को प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम अपनी बॉडी को प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर। तो क्या ये प्रेशर बिना किसी मतलब के अच्छा है हमारे हार्ट के लिए? नहीं। एक बात यहाँ पे बड़े बड़े करके लिख रही हूँ, द हार्ट ऑफ अ पर्सन स्मोकिंग इज हाईली वीक, हाईली वीक। और ये बात कितनी सच है ये साबित करता है एड्रेनलिन रिलीज़ होना। हमेशा अगर हमारी बॉडी का इमरजेंसी हार्मोन रिलीज़ होता रहेगा तो हमारा हार्ट तो धीरे धीरे वीक होता रहेगा ना। हार्ट को अगर हम लोग हमेशा प्रेशर दे दे के इमरजेंसी हार्मोन्स देते रहेंगे, हमारा हार्ट तो वीक होता रहेगा। सो ये बात इसको प्रूव करता है कि एड्रेनलिन हमारी बॉडी को कितना ज़्यादा वीक बनाता है जब हम लोग स्मोकिंग करते हैं। तो एक चीज़ दिमाग में रख लो, जो भी स्मोकिंग कर रहे हो मतलब अपने हार्ट को खुद प्रेशर में डाल रहे हो, खुद अपनी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर रिलीज़ कर रहे हो जितना प्रेशर ज़रूरी ही नहीं है बॉडी के लिए, जितना ज़्यादा प्रेशर ज़रूरी ही नहीं है बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये करना तो सही बात नहीं है ना, ये करना तो बहुत गलत बात हो गई। तो इसीलिए हम लोग स्मोकिंग को इतना ज़्यादा प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, इतना ज़्यादा प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा इसीलिए प्रिवेंट किया जाता है। होता क्या क्या है इससे वो भी बता देते हैं। लंग कैंसर होता है, ये तो सबको पता है। ये तो थ्रोट कैंसर भी कभी कभी हो जाता है, तंबाकू चिबाने से होता है, ठीक है। एम्फाइसीमा होता है विच इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग, एम्फाइसीमा हो जाता है कभी कभी। और क्या होता है? हार्ट डिजीज़ हो जाता है, हार्ट डिजीज़, ठीक है, हार्ट डिजीज़ हो जाता है। और हम लोग का मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है, जिसके लिए क्या होता है? हमारा जो ऑक्सीजन है वो नीचे गिर जाता है, हमारा ऑक्सीजन ऑलवेज नीचे गिर जाता है। यानी कि मेन चीज़ क्या हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर? हमारा बीपी जो है वो हाई हो रहा है, हमारा बीपी हाई हो रहा है, हार्ट रेट हाई हो रहा है। हार्ट रेट हाई हो रहा है मतलब हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे हार्ट पे प्रेशर पड़ने के कारण तुम्हारी हार्ट अटैक भी हो सकती है, तुम्हारे प्रेशर पड़ने के कारण तुम्हारा लंग कैंसर भी हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। एड्रेनलिन के ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से तुम्हें किसी भी टाइप का डिजीज़ इतनी जल्दी एक्वायर कर सकता है कि तुम सोच नहीं सकते। So before you do smoking, once you think that how many pressure you are giving to your own body and how much pressure you are exerting in your own body, क्यूरियोसिटी के माध्यम से स्मोकिंग करने की वजह से यू कैन नॉट लीव दैट स्मोकिंग एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर इन योर हॉस्पिटल बेड। ये तो कोई कंसिडर नहीं करता ना, नो वन विल कंसिडर दिस थिंग। तुम स्मोक करो, च्यू करो, स्निफ करो, कुछ भी करो, तो तुम क्या कर रहे हो? अपनी बॉडी में टोबैको घुसा रहे हो, तुम अपने एड्रेनलिन को प्रेशर दे रहे हो, अपने हार्ट को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो। अगर कोई तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर दे, एक टाइम के बाद तुम अपने आप फंक्शन करना बंद कर जाओगे। तो हार्ट को अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर दोगे तो फंक्शन करना बंद कर जाएगा। दिस इज़ फॉर एवरीबडी who are even starting of thinking of any kind of smoking or you are doing any kind of smoking. So make it a note that you are not going to do it anymore after learning this thing. This was for a general information. Okay, इसके साथ हम लोग लेक्चर एंड करते हैं।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉमन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉमन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आज के लिए लेक्चर यहाँ तक रह रहा है, तो स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ ट्यून्ड रहना। टेलीग्राम से मेरी PDFs कलेक्ट करना, रिविज़न करना और NCERT पे ज़रूर पढ़ना इस सेशन के बाद, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में कॉमन डिजीज़ कर लेंगे, उसके बाद हमारा होल ह्यूमन हेल्थ ख़त्म हो जाएगा। ओके, बाय।